Assalamu alaikum all viewers, welcome to my channel MCQs for you। इलेक्शन ऑफिसर के लिए जो हमने MCQs का सिलसिला शुरू किया उसके क्वेश्चन 99 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पे। इस तरह बाकी जो क्वेश्चन है जो इलेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड है, स्पेशली इलेक्शन एक्ट से रिलेटेड जो 2017 में हुआ है, आज ये वीडियो भी उसी सिलसिले में है। तो क्वेश्चन नंबर 100 से शुरू करते हैं। आई थिंक इस एक्ट के क्वेश्चन जो है ये 150 तक है, तो बाकी जो 50 क्वेश्चंस हैं अभी 100 से शुरू होगी, 150, 151, 52 तक होंगे। ये मैं कोशिश करता हूँ कि 2 वीडियोस में मैं कंप्लीट कर लूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के 100वें क्वेश्चन से, और 100वें क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट इज़ द टाइटल ऑफ। जब भी आपने लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस करवाने हो तो उससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन क्या होता है, तो ये किस चैप्टर में आता है। दोस्तों इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये एक्ट यानी 2017 का जो इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है ये 15 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है और हर चैप्टर का अपना अपना टाइटल है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने होते हैं ये किस चैप्टर का टाइटल है, तो ये चैप्टर नंबर 13 का टाइटल है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 101 में ये पूछ रहे एलोकेशन ऑफ सिंबल इज़ द टाइटल ऑफ डेश इन द इलेक्शन एक्ट। जब आपने सिंबल्स इंतखाबी निशानात देने होते हैं पार्टी को या ज़्यादा उम्मीदवार को, ये किस चैप्टर का टाइटल है, तो ये चैप्टर नंबर 12 का टाइटल है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 102 में ये पूछ रहे चैप्टर 14 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद दी। चैप्टर नंबर 17 जो है ये केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ डील करती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह इस एक्ट का जो आखिरी चैप्टर है वो मिसलेनियस के मुतल्लिक़ है। तो क्वेश्चन नंबर 103 में जो है चैप्टर नंबर 15 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको अभी ये भी याद रखना है कि चैप्टर नंबर 15 जो है ये आखिरी भी है और इसका जो है वो मिसलेनियस इसका टाइटल है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 104 में ये पूछ रहे द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड और चूजन और टू रिमेन अ मेंबर ऑफ अ मजलिस शुरा और अ प्रोविंशियल असेंबली shall be such as provided in article 62 and 63। अच्छा जी, तो ये किसी बंदे को इलेक्ट करना होता है या डिसक्वालीफाई करना होता है ताकि वो रहे मजलिस शुरा पार्लियामेंट में रहे या प्रोविंशियल असेंबली में रहे। इसके जो सारा तरतीब है और रूल्स रेगुलेशन इसके लिए है कि किसको क्वालिफाई करना चाहिए किसको डिसक्वालीफाई करना चाहिए, तो ये सेक्शन 231 के दायरे में आता है ये सारे रूल्स रेगुलेशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 105 में ये पूछ रहे डिसक्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ ऑफेंस। अगर कोई मुजरिम करार पाए, कोई जुर्म करे और उसको डिसक्वालीफाई किया जाए तो ये किसके ज़िम्मे में आते हैं, तो ये 232वें सेक्शन के अंडर ये उस रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू इसको ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 106 में ये पूछ रहे ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ ECB शैल बी चार्ज अपॉन द गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ECB इलेक्शन पे जितना भी खर्चा करता है तो ये सब का सब किसके ज़िम्मे में आता है, कौन चार्ज करेगा, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से इसको अदा किया जाए और किस सेक्शन के थ्रू इसकी डिटेल है, तो ये सेक्शन 11 में सारा कुछ इसका है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 107 में ये पूछ रहे कमिश्नर will have full financial power including power to create post within approved budgetary allocations। अच्छा, कमिश्नर जो होता है इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर की बात हो रही है, उसके पास फुल अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो किसी भी पोस्ट जो है वो क्रिएट करे अपने बजट को देखते हुए, अपने पावर और फाइनेंशियल सपोर्ट को देखते हुए वो पोस्ट्स क्रिएट्स कर सकते हैं। वो पोस्ट किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, तो ये कौन से सेक्शन इसको डील करता है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी में 11 और फिर सब सेक्शन 2 ये जो पॉइंट है इसको डील करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 108 में ये पूछ रहे ACB हैज़ बीन अप्रूव्ड टू इशू स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज़ which shall be enforced throughout Pakistan same manner as if these have been issued by High Court। अब ECB के पास भी ये पावर है कि वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, इसी तरह गाइडलाइंस दे सकते हैं कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करें थ्रू आउट पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हाई कोर्ट्स ऑर्डर जारी करती हैं कि उसके जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाए, ECB के हो या किसी और के फंक्शंस हो। तो अब ECB के पास भी ये अथॉरिटी है कि अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वो किसी बंदे को भी डायरेक्शंस दे सकते हैं, इसी तरह गाइडलाइंस दे सकते हैं। अच्छा, ये किस सेक्शन के थ्रू होता है, तो ये सेक्शन नंबर डी जो है सेक्शन नंबर 4 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 109 में ये पूछ रहे थे ECP will have full administration power to control transfer of election official during election and take disciplinary action against them for misconduct। ECP के पास ये भी अथॉरिटी है, फुल कंट्रोल है उनके पास कि इलेक्शन का जो अमला होता है उनको कहीं भी ट्रांसफ़र करें। इलेक्शन ऑफिशियल मीन्स इलेक्शन की जो ड्यूटी करते हैं वो इलेक्शन ऑफिसर को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी ने मिस डिसिप्लिनरी का मुजाहरा किया या मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया तो उनके तहत सेक्शन 5 के तहत उनके अगेंस्ट
कार्रवाई भी हो सकती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेक्शन 5 के थ्रू सब कुछ होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 110 में ये पूछ रहे एज पर प्रीवियस लॉ द इलेक्शन कमीशन, ऑर्डर यहाँ पे लिखा है, ये आई थिंक ऑर्डिनेंस होना चाहिए, इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2002 सेक्शन 9E अप्रूवल। अच्छा ये आप खुद पढ़ ले, इसमें ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस के थ्रू यानी 2002 का जो ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंट जो है रूल्स रेगुलेशन बनाने, प्रेसिडेंट तो खैर खुद बनाता नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के अंडर या उसके तहत जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं इलेक्शन के लिए। लेकिन अब प्रेसिडेंट के बगैर ईसीपी भी ये एम्पावर्ड है, ईसीपी के पास भी ये अथॉरिटी है कि वो गवर्नमेंट को बिना बताए, प्रेसिडेंट को बिना इन्फॉर्म किए वो भी रूल्स बना सकते हैं। अब ये अथॉरिटी उनके पास, ये जबकि पहले से प्रेसिडेंट के साथ हुआ करती थी, प्रेसिडेंट्स के अंडर या प्रेसिडेंट के तहत जो इलेक्शन के लिए रूल्स रेगुलेशन ये सारा कुछ तरतीब दिया जाता। लेकिन अब ईसीपी के पास भी अथॉरिटी और पावर है, और ये अथॉरिटी और पावर किस सेक्शन के नीचे इनको दी गई है, तो ये सेक्शन 239 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 111 में पूछ रहे थे ईसीपी शैल प्रिपेयर कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान फॉर 4 months बिफोर द इलेक्शन स्पेसिफाइंग ऑल लीगल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना होता है, ईसीपी ने क्या करना होता है, इलेक्शन से 4 महीने पहले उन्होंने सारे डायरेक्शन, सारे मेजरमेंट, सारे जो सिस्टम्स, सारा सिस्टम्स उन्होंने कंट्रोल करना होता है। जो एक्शन होता है, प्लान होता है, किस तरह इलेक्शन करवाने होंगे, किसको कहाँ पे तैनात करना है, किसको क्या करना है, तो ये तरतीब जो है इन्होंने 4 महीने पहले सेट करना है। और ये कौन सा सेक्शन बता रहा है आपको, तो ये सेक्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेक्शन नंबर 14 के तहत ये सब कुछ होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 112 में ये पूछ रहे एसीपी हैज़ बीन अथोराइज्ड टू रीएड्रेस कंप्लेंट ग्रीवेंस ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ इलेक्शन। अगर इलेक्शन के दौरान किसी का भी कोई कंप्लेंट हो, किसी को भी कोई दुख वगैरह कोई प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हुई हो, तो इलेक्शन कमीशन जो है उस मसले को हमवार कर सकती है। किस सेक्शन के थ्रू, सेक्शन 15 के थ्रू उसको डील किया जाएगा। हाँ अच्छा जी, ये यहाँ पे 112 नंबर क्वेश्चन में एक और चीज़ और आप याद रखिए कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मसला हो तो वो तो ईसीपी अथोराइज है इस बात के लिए, वो इसको डील कर लेंगे। लेकिन अगर ख़ुद इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो या इलेक्शन में कोई बड़ा फ्रॉड हो या हो कुछ भी हो ऐसा कुछ, तो वो सुप्रीम कोर्ट खुद इसको डील करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। बाकी इलेक्शन से रिलेटेड छोटे मोटे जितने भी केसेस हैं तो ये ईसीपी अथोराइज है इस बात के लिए, ईसीपी खुद ये कर सकती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 113 में ये पूछ रही ईसीपी शैल एस्टेब्लिश अ ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एक्सपीडिशियस काउंटिंग। ईसीपी का अपना एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। एक्सपीडिशियस काउंटिंग, आपने जल्दी जल्दी काउंटिंग नहीं करनी, और अगर जल्दी जल्दी की भी हो तो दोबारा ईसीपी उस पर नज़रसानी कर सकती है। इस तरह कंप्लीशन तरतीब से करना होता है। डिसमिनेशन, अगर किसी इलेक्शन में बेतरतीबी आई हो या रिज़ल्ट में बेतरतीबी आई हो तो इलेक्शन जो है ये इसके लिए पाबंद होगा। और ये इलेक्शन का रिज़ल्ट साफ शफाफ होना चाहिए। किस सेक्शन के थ्रू ये सारा कुछ डील होता है, ये सेक्शन 13 के थ्रू ये सारा कुछ डील होता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 114 में ये पूछ रहे एसीबी हैज़ बीन एम्पावर्ड टू डेलीगेट इट्स फंक्शन टू मेंबर्स एंड ऑफिशियल्स। ईसीबी के पास ये भी अथॉरिटी है, ये भी एम्पावर्ड किया गया है उनको कि वो अपने फंक्शंस किसी भी मेंबर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, और ये अथॉरिटी इनको सेक्शन 6 के तहत दी गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 115 में ये पूछ रहे ईसीपी शैल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इलेक्शन ऑफिशियल एंड टेक मेजरमेंट टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस रिगार्ड लॉज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अपने ऑफिशियल्स को, इलेक्शन ऑफिशियल्स को जो है ये ट्रेन कर सकते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम बना सकते हैं ताकि पब्लिक अवेयरनेस भी करे और इसी तरह लॉ और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी फॉलो किया जा सके। तो ये सारा कुछ किस सेक्शन के तहत होता है, ईसीपी ये सेक्शन 6 के तहत ये सब कुछ करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 116 में ये पूछ रहे सम डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अच्छा ये आप खुद पढ़ लें, मैं बता देता हूँ आपको कि हर साल जो है हर साल के अख्तिताम से पहले या उसके अख्तिताम के बाद 90 दिन के अंदर अंदर ईसीपी ने क्या करनी होती है, पूरे साल की जो डिटेल होती है वो उन्होंने पार्लियामेंट को, प्रोविंशनल असेंबली को प्रोवाइड करनी होती है कि इस साल हमने हमारी क्या कारकर्दगी रही है, इस साल हमारी क्या कारकर्दगी रही है। और इसी तरह वक्तन फ़वक्तन इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी कुछ होता है, प्लानिंग्स होती है या लॉज रेगुलेशंस में चेंजेस होती है या नए लॉज बनाने होते हैं, तो वो हर साल जो है इसकी कॉपी बना के पार्लियामेंट को भेज देते हैं, प्रोविंशनल असेंबली को भेज देते हैं, जिसमें इलेक्शन की कार्रवाई और ये सब कुछ उसमें डिटेल से बयान हुआ होता है। और ये किस सेक्शन के थ्रू करते हैं, ये सेक्शन 16 के थ्रू करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 117 में ये पूछ रहे पोस्ट क्वालिफिकेशन रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान। जिस तरह हमने ऊपर कहा कि इलेक्शन करने से पहले जो एक्शन होता है या उसके लिए प्लान होता है या गाइडलाइंस होते हैं या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये सारा का सारा अपने एनुअल रिपोर्ट में ईसीपी इंक्लूड करता है। और ये किस सेक्शन में होना चाहिए, ये सेक्शन 14 में होता है।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 118 में ये पूछ रही ईसीपी शेल डी लिमिट कंस्टिट्यूएंसी आफ्टर एवरी सेंसस। हर मरदमशुमारी के बाद ईसीपी ने जो है अपने हर एक हलके पे नज़र रखनी होती है, क्योंकि हर सेंसस के वक्त हर सेंसस जो हर 10 साल बाद होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मेल और फीमेल तरफ पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, और तो उनके लिए हदूद मुकर्रर करना। अभी जिस तरह आप रिसेंटली आपने देखा कि 2017 के इलेक्शन में ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं 2017 में हो कि 18 में हुए हैं, अच्छा जी, इस इलेक्शन में जो है बाज़ NA1 अगर आप देख ले तो NA1 पेशावर में था, अभी इन्होंने गिलगित शिफ्ट कर दिया है। इस तरह ये हर 10 साल बाद जब भी मरदमशुमारी होती है तो कंस्टिट्यूएंसी जो दायरा होता है, जो हल्का होता है, इनकी दोबारा हदबंदी ये करते हैं। और बाज़ों का तो ऐसे भी हो जाता है कि अगर इनको लगे कि ये हल्का बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है कि उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। अच्छा, ये किस सेक्शन के थ्रू करते हैं ये सारा कुछ? कंस्टिट्यूएंसी की डिलिमिट किस सेक्शन के थ्रू होती हैं? तो ये सेक्शन 17 के थ्रू। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 119 को अगर आप देख लें, वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन अमंग्स कंस्टिट्यूएंसी इन द सेम पॉलिसी फ्रॉम द सेम प्रोविंस और टेरिटरी हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 10%। अच्छा, किसी भी हल्के में जो वेरिएशन होती है, वेरिएशन से यहाँ मतलब कि मेल और फीमेल के वोटर्स का इंदराज जो होता है तो उनमें 10 से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। फ़र्क अगर 10 तक रहे, फॉर एग्जांपल मेल की वोटर्स की तादाद और फीमेल वोटर्स की तादाद, तो इसमें 10% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड टू 10%। तो ये कौन सा सेक्शन कह रहा है? ये सेक्शन 20 कह रहा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 120 में ये पूछ रहे हैं, आप ख़ुद रीड कर ले, मैं ज़ाहिर उर्दू में बता देता हूँ कि नादरा जो है इस चीज़ का पाबंद है कि जितने भी ये नई चीज़ नादरा बनाती हैं, नए रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली ये डाटा ईसीपी को ट्रांसफ़र करते हैं और ईसीपी पर उनके मुताबिक शहरी को जो है वोट का हकदार ठहराती हैं, और उसका जो बैलेट पेपर होता है या वोट होता है उसका इंदराज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये सब कुछ होता है। तो और ये किस सेक्शन के थ्रू होता है? नादरा किस सेक्शन के थ्रू ये पाबंद होती है कि अपना डेटा जो है ईसीपी के साथ शेयर करती रहें, हर दिन हो या हफ्ते के हिसाब से हो या कुछ भी हो, अभी वो पता नहीं इसका। ये सेक्शन 25 के थ्रू होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 121 में ये पूछ रहे हैं, अच्छा ये भी आप खुद पढ़ लें, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 में ये पूछ रहे हैं कि जब इलेक्शन शुरू होती हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या फिर इलेक्शन कमीशन का जो भी ऑफिशियल हो, उनको बाकायदा वो लिस्ट दी जाती है जिसमें कैंडिडेट के पिक्चर होते हैं, कैंडिडेट का नाम होता है, वो सब कुछ इसमें होता है। वोटर का इंदराज लिस्ट जो होता है जिसमें वोटर्स होते हैं वो उनको दिया जाता है। तो जो कंटेस्टेड होता है बंदा, मतलब जो इलेक्शन लड़ रहा होता है या उसका एजेंट होता है जो पोलिंग एजेंट के अंदर काम कर रहा होता है, वो कहने पे अगर वो उनसे कहें, इलेक्शन ऑफिसर से कहें या फिर इलेक्शन ऑफिशियल से कहें, वहाँ पे जो भी उनका बंदा हो कि आप काइंडली प्लीज़ ये लिस्ट मुझे भी दे दे ताकि हमें पता चले कि हमारे हल्के में या इस पोलिंग स्टेशन में किस किस का वोट है, तो वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, शेयर किस फॉर्म में करना, तो ये नीचे इन्होंने दिया कि वो यूएसबी फॉर्म में भी दे सकते हैं, यूएसबी में, या पीडीएफ फाइल फॉर्म में भी दे सकते हैं, या टेम्पर प्रूफ फॉर्मेट में भी ये दे सकते हैं। तो ये उनके साथ शेयर कर सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात के पाबंद है कि वो कैंडिडेट के साथ या उसके एजेंट के साथ ये लिस्ट जो है शेयर करे। और ये किस सेक्शन के तहत होता है? ये सेक्शन 79 के तहत, और ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 122 में ये पूछ रहे हैं, एन इलेक्शन ऑफिशियल शेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिज इलेक्शन ड्यूटी मे के नॉट। अच्छा, ये भी आप देख लें, मैं बता देता हूँ कि इलेक्शन शुरू होने से पहले जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं, इनका जो अमला होता है वो पहले औत लेते हैं, हलफ लेते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभानी है, स्ट्रिक्टली 2017 का इलेक्शन फॉलो करना है, उसके रूल्स, उसके गाइडलाइंस, और उसी के तहत जो है हमने इलेक्शन, और जिस तरह हमें ट्रेनिंग दी गई है हमने अपनी ट्रेनिंग में सीखी हुए सारा कुछ जो है हमने फॉलो करना होता है। तो ये किस सेक्शन के तहत होता है? ये सेक्शन 56, आंसर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 123 में ये पूछ रहे, एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल द डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि किसी भी बंदे का जो भी पोलिंग स्टेशन हो, इनके बीच 1 किलोमीटर से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा होगा अक्सर आपके घर के करीबी जो पोलिंग स्टेशन होता है वो कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम डिस्टेंस में आपको पोलिंग स्टेशन दे ताकि आपको तकलीफ ना करनी पड़े। अच्छा, ये कौन से सेक्शन में इस बात का जिक्र है? ये सेक्शन 59 में इसका जिक्र है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इधर क्वेश्चन नंबर 124 में ये पूछ रहे, पॉलिटिकल पार्टी शैल इनकरेज वुमेन मेंबरशिप। पॉलिटिकल पार्टी ने वुमेन्स को भी जो है उसको भी मेंबरशिप देनी है। ये कौन से सेक्शन के थ्रू डील होता है? ये सेक्शन 203 के थ्रू डील होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 125 में पूछ रहे हैं कि पार्टीज़ को, हर एक पार्टीज़ को चाहिए कि कम से कम 5% पार्टी टिकट वुमेन्स को दे दे, वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व करे। ये कौन सा सेक्शन कह रहा है? ये सेक्शन 209 के तहत होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 125 में ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी भी हलके में वेमन वोटर्स का टर्न आउट 10% से कम हुआ तो फिर ईसीपी कुछ ज़रूरी एक्शन लेंगे। हो सकता है कि उस इलेक्शन को ईसीपी रद्द कर ले, दोबारा उस पर इलेक्शन करे। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे अमूमन वेमन वोट कास्ट नहीं करते, तो अगर 10% से भी कम औरतों ने वोट कास्ट किया हो तो फिर इलेक्शन जो है ख़ुद उस पोलिंग स्टेशन के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लेंगे, या फिर वो जो सिस्टम होता है उनका सेक्शन 9 में इसका जिक्र है। नीचे ऑप्शन डी को आप देख लें तो सेक्शन 9 के थ्रू जो भी वो ज़रूरी समझेंगे वो करेंगे। लेकिन होना चाहिए अमूमन ऐसे ही होता है पाकिस्तान में कि 10% से कम ज़्यादा फ़ीमेल ने भी वोट कास्ट करने होते हैं, क्योंकि उनका भी शहरी होने के नाते बराबर का हक़ है। तो ये सेक्शन 9 के थ्रू डील होता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 126 में ये पूछ रहे ईसीपी शेल एनुअली पब्लिश डिसएग्रीगेटेड डेटा ऑफ रजिस्टर्ड मैन एंड वुमेन। जिस तरह ऊपर के क्वेश्चन में, ऊपर के सवाल में हमने बता दिया, ईसीपी जो है ये एनुअली हर साल डेटा पब्लिश करती है कि जिसमें मैन और वुमेन वोटर्स का इंदराज हुआ होता है किसी भी हलके में, और वो कोशिश भी करते हैं कि अच्छा, एक यहाँ पे एक बात और भी आपने याद रखनी चाहिए कि वो उनकी कोशिश होती है कि किसी भी हलके में मैन और वुमेन की जो डेटा होती है वो 10% से कम ना हो, मतलब वेरिएशन इन डेटा में 10% से कम नहीं होना चाहिए। नीचे क्वेश्चन में आ भी रहा है। तो वो अब ये किस सेक्शन के थ्रू होता है कि जो डेटा वो बनाते हैं मैन और वमेन की फ़लाँ हल्के में इतने मैन की वोटर्स हैं, इतनी वमेंस की वोटर हैं, तो ये जो डेटा वो पब्लिश करते हैं ये सेक्शन 47 के थ्रू डील होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 127 में ये पूछ रहे हैं, इफ़ द वेरिएशन इन नंबर ऑफ मैन एंड वमेन वोटर इन अ कंस्टिट्यूएंसी इज़ मोर देन 10%, स्पेशल मेजर शैल बी टेकन बाय ईसीपी। तो स्पेशल मेजर ईसीपी पर लेंगे अगर इनकी तादाद में 10% से ज़्यादा फ़र्क हुआ, वेरिएशन 10% ज़्यादा हुई। और ये कौन सा सेक्शन कह रहा है, तो ये सेक्शन 47 के थ्रू ये सारा कुछ डील होता है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 128 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहे, ईसीपी शैल कंडक्ट अवेयरनेस मीडिया कैंपेन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन वोटर्स इन अदर पार्टिसिपेशन इलेक्शन। ईसीपी ने क्या करना होता है, अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, मीडिया के थ्रू हो या फिर इस तरह जलसों के थ्रू हो, या इस तरह फिर हार्ड फॉर्म की सूरत में हो, सॉफ्ट फॉर्म की सूरत में हो। उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है कि वमेंस जो है वो अपना वोट रजिस्टर करें। वोट तो उनका वैसे भी खैर अगर उनका सीन ऐसी हो तो वोट रजिस्टर हो गया होता है उनका, लेकिन वो वोट कास्ट करने के लिए भी आए और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले, अपना हक़ दही इस्तेमाल करें। वो भी, उनका भी बराबर का हक़ है, बराबर के शहरी हैं इस मुल्क के। और ये कौन सा सेक्शन कह रहा है, ईसीपी जो अवेयरनेस क्रिएट करती है, इसके सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो कौन से सेक्शन के तहत होते हैं, तो ये सेक्शन 12 के तहत होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है, जैसे बात लंबी भी हो रही है और तकरीबन 20-22 MCQs अभी रहते हैं इस एक्ट के, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ हमारा ईसीपी का एक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 1956 का, 1962 का, 1963 का आइन से MCQs लेंगे, क्योंकि ये एक्ट और आइन 30% जो है इलेक्शन ऑफिसर में इसके MCQs आते हैं, या बहुत सारे एग्जाम्स में इसके MCQs आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।